नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी ट्रिपल एससी पीटी की तैयारी कर रहे हैं तो फ्री वाला हमारा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका कि पूरा नाम है यूपी ट्रिपल एससी पीईटी बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, यानी कि @यूपी ट्रिपल एससी पीईटी बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, बिना किसी स्पेस के, ना कोई अंडरस्कोर है। लगातार उसमें यूपी ट्रिपल एससी पीईटी से जो सिलेबस है जितनी भी, उसको पिक्स के फॉर्म में दे रहे हैं, बिल्कुल शॉर्ट पिक्स है। उतना अगर आप जो है कर लेंगे, काफी कुछ जो जितना भी पीटी में जीएसजी के करंट अफेयर है, सारी जो है हम लोगों की तैयारी हो जाएगी। उसी में टेस्ट सीरीज का भी लिंक मिलेगा, क्विज भी उसी में चालू कर दिया है। लगातार उसको फॉलो करके रखिए, लगातार आपके लिए लगे हुए हैं, आप देख रहे होंगे। उस ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जो हमारा डिस्क्रिप्शन में है उसी से ज्वाइन करिएगा। वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है उसी से ज्वाइन करिएगा, या फिर ये वाला ग्रुप है, देख लीजिए ध्यान से। टेलीग्राम में ये लिख के सर्च करना है यूपी ट्रिपल एससी पीईटी बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, बिना किसी स्पेस के। ये वाला ग्रुप है, अपना ध्यान रखिएगा। ये वाला दूसरा कोई चैनल है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं आप चाहें तो। ये वाला हमारा मेन चैनल। इंस्टाग्राम में हमारा पेज फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज। इसमें स्टोरी हाईलाइट, जो हाईलाइट हो प्लस पोस्ट जरूर देख करिए। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना जरूर कमेंट करके बताइए कितने आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी एग्जाम के लिए क्विजेस लगातार चल रही हैं और आज के क्विज में शुरू करते हैं। इसमें 100 से ज्यादा क्वेश्चन है, तो बढ़िया प्रैक्टिस करने का आपको मौका मिलेगा। और हाँ, करंट अफेयर के ढेर सारे क्वेश्चन है, तो आप बढ़िया अभ्यास यहाँ से कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, ये ऑस्कर अवार्ड से जुड़ा हुआ है कि 93 नंबर का जो एडिशन था इसका, मतलब यहाँ संस्करण भी आपको याद रखना है। 93वां ये ऑस्कर अवार्ड था। पूछा जा सकता है कि कौन से नंबर का था, तो ये 2021 का था, लेटेस्ट वाला। इसमें सर्वश्रेष्ठ जो फिल्म का पुरस्कार है वो किसको दिया गया? तो किसी भी फिल्म को ऑस्कर मिलना ये बहुत बड़ी बात होती है। ये नोमैड लैंड को मिला था, ठीक है। नोमैड लैंड नाम की जो फिल्म है उसको ऑस्कर दिया गया था इस बार वाला। अगले प्रश्न को देखते हैं। 30 अप्रैल 2021 को, यानी अभी पिछली कोरोना की लहर में, ये जो रोहित सरदाना जी हैं, इनका देहावसान हो गया। तो ये किस न्यूज चैनल के एंकर थे? अब यहाँ आपको न्यूज चैनल का नाम दिया है, तो ये आज तक के थे, इसमें बताने की जरूरत नहीं है। ठीक, राष्ट्रवादी पत्रकार थे। और राष्ट्रवादी पत्रकार कोई कितना है ये सभी लोग भली भांति जानते हैं। ज्यादातर न्यूज चैनल जो है वो सरकार के पक्ष में रहते हैं अक्सर, क्योंकि उसमें उनका फायदा होता है। खैर, अब इसके बाद तीसरे नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश को अभी हाल में क्षय रोग मुक्त घोषित किया गया है, मतलब टीबी से फ्री घोषित कर दिया गया है? तो ये जो केंद्र शासित प्रदेश है, इनमें नाम दिया है, लेकिन लक्षद्वीप को घोषित किया गया है, तो इसका नाम आप याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। गीता प्रेस के अध्यक्ष राधे श्याम खेमका, इनका हाल में देहावसान हो गया है। तो आपको ये बताना है कि गीता प्रेस कहां पर है। गोरखपुर में है, यूपी के गोरखपुर में है गीता प्रेस। गोरखपुर नाम साथ में जुड़ा रहता है जगह का। और इसने धार्मिक किताबों को सूचीबद्ध करके, मतलब लिपिबद्ध करके, और सस्ते दाम में उपलब्ध कराने का काम किया, जैसे कि रामचरितमानस, रामायण, महाभारत, और भी बहुत तरह के जो पुराण होते हैं, सभी 18 पुराण, और भी अनगिनत ऐसी किताबें हैं, छोटी बच्चों के पढ़ने लायक धार्मिक किताबें और बड़ों के पढ़ने योग्य जो धार्मिक ग्रंथ हैं, वो सब इसने उपलब्ध कराए। और वो भी एक जो तय कीमत होती थी या कम दाम होता था उस पर। तो ये बड़ी बात है। तो गोरखपुर से संबंध है। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। इनके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम आप देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 5 में कहा गया कि साइक्लोन्स, ये एक पुस्तक का नाम है, तो किसकी रचना है बताइए? ये मनोज दास जी की रचना है, साइक्लोन्स। अभी ढेर सारे चक्रवात आए हैं, तो पूछा जा सकता है। प्रश्न संख्या 6 को देखिएगा। भारत का तैरता हुआ सौर संयंत्र ये कहां स्थापित किया जाएगा? इसकी लोकेशन बताइएगा। तो इसकी जो लोकेशन है वो तेलंगाना में है, ठीक है। तेलंगाना, यहां पे इसको स्थापित किया जाएगा, ये तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र। प्रश्न संख्या 7 में पूछा गया है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश की किस पंचायत को सबसे सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के तौर पर चुना गया है? तो ये शामली है, ठीक। शामली जो है जिला पंचायत, इसको इस सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार के तौर पर चुना गया है। इसके बाद 8वें नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में चीन के साथ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव समझौते को किस देश ने रद्द कर दिया है? ये कौन सी कंट्री? तो यहां आप देखें, ऑस्ट्रेलिया। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है, ये प्राचीन जो सिल्क मार्ग था, रेशम मार्ग, उसी पर बनने वाला एक महत्वाकांक्षी इनिशिएटिव है। उसमें सबसे ज्यादा फायदा किसको है, आप जानते हैं, चाइना को है। और वो भारत पर चारों ओर से दबाव बनाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने भारत के प्रति प्रतिबद्धता जताते हुए इसको रद्द कर दिया। इसके बाद 9वें नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं, मतलब उसमें अपनी भागीदारी को रद्द किया। प्रश्न संख्या 9 में पूछा गया कि जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट होती है, इसमें आप 2021 का ये संस्करण है, यहाँ स्पष्ट तौर पे दिया हुआ है। भारत का स्थान क्या है ये आपको बताना है। तो इस बार की जो रिपोर्ट जारी हुई है लेटेस्ट वाली, इसमें 140वीं पोजीशन पे भारत है, तो काफी खराब स्थिति है। इसके बाद 10वें नंबर के क्वेश्चन में कहा गया कि लॉ पैरोज, ये एक नौसैनिक अभ्यास है, ठीक है। और इस अभ्यास में किस देश ने भाग नहीं लिया है? इसका मतलब है कि आप जिस विकल्प को चुनेंगे उसके अलावा 3 जो है वो इसमें हिस्सेदार हैं। और इसमें आप देखिए कि चीन हो जाएगा, चीन इससे बाहर है। जापान, अमेरिका और फ्रांस का ये संयुक्त सैन्य अभ्यास था, मतलब नौसैनिक अभ्यास था। इसका नाम था लॉ पैरोज।
इसके बाद 11वें नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन की जो 75वीं वर्षगांठ थी उसके मौके पर कितने रुपए का स्मृति सिक्का जारी किया है। बहुत से क्वाइंस ऐसे होते हैं ना जिसपे कि कुछ खास चीजें बनी होती हैं, कोई स्वर्ण जयंती वर्ष होता है या कोई स्थापना वर्ष होता है, जब 75 साल पूरे होते हैं, 100 साल पूरे होते हैं, तो उस एवज में विशेष रूप से उन्हें जारी किया जाता है। तो यहाँ आप देखें, ये सिक्के का मूल्य भी असामान्य है, 75 रुपया। 75वीं वर्षगांठ खाद्य और कृषि संगठन की, और उसके लिए जो सिक्का जारी हुआ है उसका जो मूल्य है वो भी 75 रुपया है। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। केंद्र सरकार ने पहली बार राज्य क्षेत्र में, मतलब कौन से राज्य क्षेत्र में, पंचायती राज अधिनियम को अपनाने के लिए मंजूरी दे दी है। तो ये जम्मू कश्मीर है, ठीक है। जम्मू कश्मीर में भी हाल फिलहाल में मंजूरी दी गई है। इसके बाद 13वें नंबर के क्वेश्चन में आपसे कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कृषि कानून को लागू न करने वाला पहला राज्य बन गया है। खारिज करने वाला मतलब लागू नहीं किया है तो उसको रिजेक्ट कर दिया है। तो ऐसा राज्य है पंजाब, ठीक, पंजाब ने इसे खारिज कर दिया है। प्रश्न संख्या 14, और कृषि कानूनों में कुछ न कुछ ऐब तो है, ऐसे ही फालतू में हल्ला नहीं मच रहा है, कुछ न कुछ तो कमियां हैं। हाँ, ये है कि कुछ अच्छाइयां भी हैं लेकिन कमियां ज्यादा हैं, तो उसमें सुधार की आवश्यकता है। इसके बाद भारत में कॉमिक्स हीरो हैं चाचा चौधरी, बहुत सारे कॉमिक्स हीरो हैं लेकिन आपको कार्टून देखना है तो चाचा चौधरी। और निम्नलिखित में से किस परियोजना के ये ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, ये आपको बताना है। तो चाचा चौधरी को बनाया गया है नमामि गंगे परियोजना का ब्रांड एम्बेसडर। चाचा जी छोटे कद के एक बूढ़े चाचा थे और उनके साथ साबू नाम का एक पहलवान रहता था। चाची इन्हें अक्सर पीट देती थी और इनकी जो चतुराई थी वो काफी फैली हुई थी, मतलब चारों ओर हर समस्या का इनके पास जवाब होता था, हल होता था, ठीक। पगड़ी बांधे रहते हैं, आपने देखा होगा। डायमंड कॉमिक्स के ये कैरेक्टर हैं। भारत के जो कॉमिक्स ब्रांड है उसमें मनोज कॉमिक्स को आप पढ़ते हैं, डायमंड कॉमिक्स को पढ़ते हैं, राज कॉमिक्स को पढ़ते हैं। राज कॉमिक्स के नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव आपको याद होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न संख्या 15 में कहा गया कि सरना संहिता। सरना संहिता एक प्रस्ताव है, ये कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है। तो इसको किस राज्य ने जारी किया है या पारित किया है? ये झारखंड है, ठीक है। सरना संहिता से आप झारखंड को देख सकते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। केंद्र ने कोविड सुरक्षा मिशन के लिए कितनी राशि आवंटित करने का निर्णय लिया है? तो 700 करोड़, ठीक है। 700 करोड़ की जो राशि है उसको आवंटित करने का फैसला लिया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 17 में आपसे कहा गया कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2020 जो है, इसमें किस देश ने पहली पोजीशन प्राप्त की है? तो पहली पोजीशन पे है बेलारूस, ठीक। बेलारूस जो है ये भुखमरी सूचकांक 2020 जो था उसमें पहले स्थान पर है, यहां हमने देखा। अगले प्रश्न को देखते हैं। किस देश ने सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों को सहायता देने के लिए एक नया कानून बनाया है? तो जो रिटायर्ड फौजी होते हैं, जल्दी ही रिटायरमेंट भी फौज में हो जाता है। ये 60-62 साल वाला रिटायरमेंट तो होता नहीं है, इनकी एक अवधि होती है। जब तक शरीर हट्टा कट्टा और काम का रहता है तब तक ये फौज में काम करते हैं, तो उसके बाद ये बेकार हो जाते हैं। तो इनके लिए ध्यान रखने के लिए क्या किया गया है? इन्हें सहायता दी जाएगी। अब यहाँ पे ये देश जो है ये चीन है, ये सुधारवादी काम। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। फियर ऑफ गॉड, फियर ऑफ गॉड यानी ईश्वर का डर, ये किताब किसकी है? तो ये वधान की रचना है, ठीक, वधान की रचना है। अगले प्रश्न को देखते हैं। किस राज्य सरकार के द्वारा संकल्प योजना को शुरू किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश सरकार है, इसमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत है नहीं, सरकार का नाम आपको पता होना चाहिए। और टोक्यो ओलंपिक 2020, ठीक है, 2021 में भले ही हो रहा है लेकिन ये है तो 2020 का ही। कोरोना अगर नहीं आया रहता तो उस समय होता। तो ये ग्रीष्मकालीन जो टोक्यो ओलंपिक है 2020 वाला, इसमें रजत पदक जीतने वाली मीराबाई चानू, ये किस राज्य से संबंधित है? तो रजत पदक अभी एक और भारत को मिला है फिलहाल, इसमें आप देखिए ये मणिपुर से जुड़ी हुई है। तो आप बताइए कि दूसरा वाला जो रजत पदक जीतने वाले खिलाड़ी है वो कौन है, उनका नाम क्या है और वो किस खेल से संबंधित है? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 को देखिएगा। आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप 2022, इसका आयोजन किस देश में किया जाएगा, मतलब मेजबानी कौन करेगा? तो ये जो टूर्नामेंट है इसकी मेजबानी करने वाला देश है साउथ अफ्रीका। अगले प्रश्न को देखते हैं। बजट 2020-21 के दौरान निर्विक योजना की शुरुआत की गई थी और इसका उद्देश्य क्या है? यानी पिछला वाला जो बजट सत्र था उसकी बात की जा रही। तो इसका उद्देश्य है निर्यात को बढ़ावा देना, ठीक है, निर्यात को बढ़ाना, ये निर्विक योजना का उद्देश्य है। तो निर्विक से आप निर्यात को कनेक्ट करके समझ सकते हैं। प्रश्न संख्या 24 में कहा गया कि यूनेस्को ने तमांग लैंग्वेज को इंडेंजर्ड लैंग्वेज की श्रेणी में रखा है। देखिए पूरी दुनिया में भाषाएं तेजी से विलुप्त हो रही हैं, कुछ भाषाएं हावी हो रही हैं जिसमें अंग्रेजी का नाम सबसे पहले बदनाम है और वो है, ठीक है, अंग्रेजी सब पे हावी होने की कोशिश कर रही है और ये वास्तविकता है। बाकी जो भाषाएं हैं उनका अस्तित्व खतरे में है। कुछ देशों ने अपनी भाषा को संरक्षण दिया, जैसे भारत है, लेकिन वो भी कामयाब नहीं हो रहा है। तो ये जो है ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में पहुंच चुकी है और अगर हमने नहीं संभाला तो हमारी हिंदी भी इस अवस्था में आ सकती है, तो इसमें सचेत होने की जरूरत है। खैर, तो तमांग लैंग्वेज जो है ये किस राज्य में बोली जाती है ये आपको बताना है।
ये अरुणाचल प्रदेश की आधिकारिक लैंग्वेज है, मतलब वहां की भाषा है, वहां पे बोली जाती है। चूंकि इसको बोलने वाले, कोई भी भाषा विलुप्त कैसे होती है, उसको बोलने वाले लोग लुप्त हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। तो जब कोई बोलने वाला ही नहीं बचा तो लैंग्वेज वहीं पर साइलेंट हो जाती है। ठीक, बोलने के लिए आदमी चाहिए ना। इसके बाद 25वें नंबर के क्वेश्चन को देखिएगा। हाल ही में किस राज्य ने बेरोजगार युवाओं के लिए होप नाम का पोर्टल लॉन्च किया है? होप मतलब आशा होता है, हालांकि इसका फुल फॉर्म है इसीलिए कैपिटल लेटर में दिया हुआ है। तो ये उत्तराखंड की सरकार है, उत्तराखंड राज्य सरकार ने बेरोजगार जो युवा हैं उनके लिए ये पोर्टल लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 को देखिएगा। कौन सा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश या राज्य है जिसने की, मतलब प्रदेश सरकार के तौर पे, शराब की एमआरपी पर स्पेशल कोरोना फी लगाने की घोषणा की है? बहुत अच्छा काम है। अरे इसे कायदे से तो बंद कर देना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट की इतनी आमदनी होती है कि पहले शराब के ठेके ही खुलते हैं लॉकडाउन में, बाद में कोई और चीज खुलती है। तो जितने दारू के नशे में चूर लोग हैं वो लाइन लगा लेते हैं। खैर, तो ये अच्छा काम है कि भाई कोरोना फीस से वसूली जाए और इस पर अच्छा खासा टैक्स भी लगना चाहिए। तो दिल्ली राज्य है, दिल्ली राज्य की जो केजरीवाल सरकार है उसने ऐसा काम किया है। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। केजरीवाल जी के कुछ काम बहुत बेहतरीन होते हैं। वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षित करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए सुरक्षित नाना नानी और दादा दादी अभियान की शुरुआत किस आयोग ने की? तो ये नीति आयोग है। नीति आयोग इस प्रकार के नवोन्मेषी काम करता है, मतलब जो सुधारवादी विचारधाराएं हैं उसमें विश्वास करता है। योजना आयोग का ये उत्तराधिकारी है, तो इसने ये काम किया है। इसके बाद 28 को देखते हैं। जिन्ना ऑफ पाकिस्तान, ये जिन्ना ऑफ पाकिस्तान एक बुक का नाम है, तो इसके ऑथर का नाम आप बताइए, इसमें से कौन से है? ये स्टैनली वॉलपर्ट हैं, ठीक है। स्टैनली वॉलपर्ट ने जिन्ना ऑफ पाकिस्तान नाम की जो बुक है उसको लिखा है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 29 में आपसे कहा गया कि किन दो राज्यों के बीच में भारत की पहली श्रमिक ट्रेन चलाई गई, लेबर ट्रेन चलाई गई है? तो ये है तेलंगाना और झारखंड, ठीक है। तेलंगाना और झारखंड के बीच में ये श्रमिक ट्रेन चलाई गई। अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या 30 में कहा गया कि किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने 100 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है? जीतने का नहीं, खेलने का। तो ये हरमनप्रीत कौर हैं, ठीक है, महिला क्रिकेटर के तौर पे हरमनप्रीत कौर हैं। इसके बाद अगला वाला में, मतलब अगले वाले प्रश्न में कहा गया है 31वें में कि चर्चा में रहा नेत्रावली वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये किस राज्य में है? तो नेत्रावली की लोकेशन है गोवा में, ये वन्य जीव अभ्यारण्य है, तो इसकी लोकेशन आपको पता रहनी चाहिए। इसके बाद अगले प्रश्न में देखते हैं। किस बैंक ने हम हार नहीं मानेंगे के शीर्षक से एक नया गीत लॉन्च किया है? मतलब वो बैंक का अपना आधिकारिक गीत है। तो ये जो बैंक है ये है HDFC प्राइवेट बैंक, ठीक। हम हार नहीं मानेंगे, किससे हार नहीं मानेंगे? तो कोविड से जो अर्थव्यवस्था लचर हो गई है उससे। NRC का फुल फॉर्म क्या है भाई? ये तो आप जानते होंगे, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, विवाद का विषय बन गया है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 34, कृषक नवोन्मेषक कोष, इसकी स्थापना किसने की? तो ये ICAR का उपक्रम है, ठीक है। कृषक नवोन्मेषक कोष जो है ये ICAR के सौजन्य से स्थापित हुआ है। अगले प्रश्न को देखते हैं। किस वर्ष का बजट भाषण इतिहास का सबसे लंबा भाषण रहा है? तो ये जो बजट भाषण है ये 2020 का था, 2021 वाला नहीं था, 2020 का ही बजट भाषण था। और श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को चक्कर आने लगता है, वो पानी पीती हैं, बैठ जाती हैं, उसके बाद फिर शुरू करती हैं, ठीक है। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। इतना लंबा बजट भाषण रहेगा तो कोई भी बोलते बोलते थक जाएगा ना। प्रश्न संख्या 36, इसमें यह कहा जा रहा है कि भारत में कुपोषण के विरुद्ध जागरूकता फैलाने के लिए संयुक्त राष्ट्र के द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई है? कुपोषण यानी मेल न्यूट्रिशन की बात हो रही है, तो ये एक बड़ी समस्या है। और इसमें जो अभियान शुरू किया गया है उसका स्लोगन है फीड आवर फ्यूचर। ये थीम एक तरह से आप कह सकते हैं, फीड आवर फ्यूचर यानी अपने भविष्य को खिलाएं। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 37 में कहा गया कि कौन से ऐसे इंडियन एक्टर हैं जिन्हें कि गोल्डन ड्रैगन अवार्ड से नवाजा गया है? गोल्डन ड्रैगन अवार्ड, तो ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी को दिया गया है, ठीक। नवाजुद्दीन सिद्दीकी को ये प्राप्त हुआ है। अवार्ड का नाम काफी अच्छा है। इसके बाद प्रश्न संख्या 38 में पूछा गया कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने 2021 तक सभी सरकारी कार्यालयों को पेपरलेस बनाने की घोषणा की है? मतलब सब कुछ डिजिटल हो जाएगा। तो ये कौन सी यूनियन टेरिटरी या राज्य है आप बताइए? ये अरुणाचल प्रदेश है राज्य के तौर पे, ठीक है, इसने घोषणा की है। और ये छोटा राज्य है तो हो सकता है, ये बड़े राज्यों में दिक्कत आती है, समय से नहीं हो पाता। इसके बाद 39वें में ये कहा गया कि किस देश ने जलवायु परिवर्तन के खिलाफ फ्राइडेज फॉर फ्यूचर नाम के अभियान की शुरुआत की है? तो ये स्वीडन है, ठीक है। नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, तो उसमें से स्वीडन आता है। इसने ये काबिले तारीफ अभियान शुरू किया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 40 में कहा गया कि सोशल मीडिया के खिलाफ कानून बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? तो ये देश कौन सा है? ब्रिटेन है। सोशल मीडिया के खिलाफ कानून बनाने का काम ब्रिटेन ने किया है, मतलब उसका जो मिस यूज है उसके खिलाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, किस खिलाड़ी को ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है? तो ढींग एक्सप्रेस किसको कहा जाता है? हिमा दास को कहा जाता है। ये पिछला पुराने करंट अफेयर का क्वेश्चन।
फीफा विश्व कप 2022 जो है फुटबॉल का होता है, किस देश में इसकी मेजबानी की जाएगी? कतर में की जाएगी। कतर इसकी एग्जैक्ट लोकेशन है, यहाँ आप देख लीजिएगा, 2022 में होने वाला है। तो अभी ये करंट अफेयर का मुद्दा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, यहाँ कहा गया कि लाल बहादुर शास्त्री पॉलिटिक्स एंड बियॉन्ड, ये जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है संदीप शास्त्री। ठीक, लाल बहादुर शास्त्री के बारे में थोड़ा सा लोग ये सोचते हैं कि उनकी मौत रहस्यमयी थी, इस पर चर्चा होती है, तो उसी को लेकर ये पुस्तक लिखी गई है। मतलब राजनीति और उससे जो इतर इनकी जीवन रेखा है उसके बारे में चर्चा की गई। अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में कहा गया कि 5G नेटवर्क लॉन्च करने वाला विश्व का पहला देश कौन है? ये 5G नेटवर्क जो है ये एकदम से सफेद हाथी बनता जा रहा है। इसके दावे बहुत किए जा रहे हैं, आश्वासन बहुत दिया जा रहा है। लोग 5G फोन खरीद कर बैठ गए हैं और अभी तक सिम नहीं आया है। तो ये कौन सा देश है जो कि इसे लॉन्च कर चुका है? साउथ कोरिया है भाई। ठीक है, साउथ कोरिया ने ये प्रशंसनीय काम किया है। पर्यावरण की दृष्टि से ये एकदम से निंदनीय काम है, लेकिन इंसानी सुविधा की दृष्टि से प्रशंसनीय है। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। इससे बहुत ज्यादा नुकसान होगा, खासतौर पे जो पक्षी हैं उनके लिए तो एकदम जहर है। प्रश्न संख्या 45 में कहा गया कि हिमालयन क्लाउड वेधशाला ये कहां पर स्थापित की गई है? तो निश्चित रूप से कोई हिमालयन स्टेट होगा, तो यहाँ सभी जो है वो हिमालयन ही है। इसमें से करेक्ट आंसर होगा उत्तराखंड। क्लाउड वेधशाला जो ये है यहाँ पे स्टैब्लिश की जाएगी। बादलों का अध्ययन करेगी, जैसा कि इसका नाम है। किस राज्य सरकार के द्वारा बाढ़ प्रबंधन के लिए बाढ़ एटलस लॉन्च किया गया है? तो ये ओडिशा की सरकार है। बाढ़ एटलस का काम ही यही है कि बाढ़ के जो क्षेत्र हैं उनको चिन्हांकित करना और बाढ़ आने का जो पूर्व अंदेशा है उसकी घोषणा करना। प्रश्न संख्या 47, इसमें कहा गया कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल, यहां देखिएगा, एस्ट्रोनॉमिकली यूनिट ये, ठीक, और इसने भारतीय, मतलब कौन से भारतीय के नाम पे एक जो क्षुद्र ग्रह है, छोटा ग्रह है, उसका नाम रखा है? तो देख लीजिए, इसमें ये जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है इसका शॉर्टकट होता है IAU, तो उस तौर पे आप जान सकते हैं। फिलहाल इसमें से किसके नाम पे रखा गया है? के सिवन के नाम पे रखा गया है, जो कि इसरो के अभी चेयरमैन है तत्कालिक। यहाँ ऐसा हो सकता है, बताइए? पंडित जसराज के नाम पे रखा गया है। विक्रम साराभाई, APJ अब्दुल कलाम और के सिवन, ये तीनों ही जो है ये विज्ञान के क्षेत्र से, मतलब अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, लेकिन पंडित जसराज इससे बाहर है। तो यही इसमें जो सबसे ऑड ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब इनके नाम पे यहाँ जो एक ग्रह है, क्षुद्र ग्रह है, उनका नाम रखा गया है। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया गया? तो ये 21 दिसंबर को मनाया जाता है। इसकी जो तारीख है वो आपको पता होनी चाहिए, 21 दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 49, इसमें कहा गया कि हाल ही में केंद्र सरकार ने मिलिट्री पुलिस भर्ती में कितने % महिलाओं को आरक्षण देने की घोषणा की है? तो मात्र आरक्षण कितना है? 20%। ये इसके बाद 50 को देखिएगा। किस टेनिस खिलाड़ी ने रिकॉर्ड 13 बार फ्रेंच ओपन सिंगल का खिताब जीता है? तो ये राफेल नडाल है भाई। इनका नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं, 13 बार लगातार, बहुत बड़ी बात होती। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। 51, T20 क्रिकेट जो मैच होता है उसमें 10,000 रन बनाने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी कौन बने? शोएब मलिक बने। ठीक है, यहां नाम देखिए आप, शोएब मलिक। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 52, इसमें जल परीक्षण के लिए किस राज्य ने मोबाइल वैन सेवा को शुरू किया है? वो घूम घूम कर जल का परीक्षण करेगी। तो ये हरियाणा की सरकार है, हरियाणा सरकार ने ये काम किया है। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। CAA का फुल फॉर्म क्या है? तो ये जो CAA है ये असल में जो NRC है उसी से जुड़ा हुआ मुद्दा है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, और यही हल्ला मचाने की वजह है। इसमें कई सारे पेज हैं जिसकी वजह से कुछ एक वर्ग जो है वो असंतुष्ट है और कुछ वर्ग जो है इसका समर्थन कर रहे हैं। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 54 में कहा गया कि हर घर जल राज्य बनाने का अनूठा गौरव किस राज्य ने हासिल किया है? हर घर जल अभियान की सफलता की बात हो रही है, तो ये कौन सा राज्य है? ये है गोवा। ठीक है, हर घर तक पानी पहुंचाना ये इसका उद्देश्य था अभियान का, तो गोवा इसमें नंबर 1। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 29 दिसंबर 2020 को एक नई सोलर पॉलिसी लॉन्च की गई है। ये 2021 की नीति है, लेकिन लॉन्च की गई थी, मतलब इसकी घोषणा होती है 2020 में। तो कौन से राज्य सरकार के द्वारा की गई है? ये गुजरात की सरकार है भाई। ठीक, गुजरात की सरकार ने इसे घोषित किया है। डेट भी आप देख सकते हैं, डेट पूछी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 में कहा गया कि सिख गुरुओं की जो हिस्ट्री है उसको स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने वाला राज्य कौन सा है? तो यहाँ 2 सिख राज्यों के नाम भी दे दिए हैं, लेकिन ये है यूपी। ठीक है, यूपी में जो सिख धर्मगुरु लोग हैं उनकी जीवनी हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 57, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, इसकी स्थापना की गई थी, कब की गई थी वो डेट आपको बतानी है। तो इस ब्यूरो की स्टैब्लिशमेंट होती है 1987 में, 1987 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, शांति के लिए नोबेल पुरस्कार 2020 ये किसको दिया गया है? तो ये दिया गया था वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। ठीक है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है इसको दिया गया था। अगले प्रश्न को देखते हैं। 59वां विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, जिस दिन यूपीएससी का एग्जाम है प्रीलिम्स,
उसी दिन मनाया जाता है। इसके बाद आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 60, यूजीसी ने देश के कितने विश्वविद्यालयों को फर्जी घोषित कर दिया है? कुछ तो ऐसे ही दुकान खोलकर बैठे रहते हैं, उनकी डिग्री अपनी होती नहीं है और जो डिग्री वो देते हैं वो किसी काम की नहीं होती है। तो ऐसी जो फर्जी यूनिवर्सिटी है मान्यता से रहित, वो कितनी है? इनकी संख्या देखिए जरा, पूरे देश में 24 हैं। इतने लोग ठग रहे थे। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 61 में कहा गया कि आरबीआई के जो डिप्टी गवर्नर है उसके पद पे किसे अपॉइंट किया गया है? तो ये टीबी शंकर है। ठीक है, टीबी शंकर इनका नाम है, इंटरेस्टिंग नाम है। इसके बाद 62वें नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये गुजरात राज्य है। ठीक है, गुजरात राज्य को स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। दूसरा और तीसरा भी आप देख लीजिएगा। इसके बाद 63वें को देखते हैं। हिमाचल प्रदेश का जो रोहतांग है वहां पे किस सुरंग का उद्घाटन अभी मोदी जी के द्वारा किया गया है? तो ये अटल सुरंग है। ठीक है, यहाँ अटल सुरंग आप ऊपर ही देख रहे हैं, इसका उद्घाटन किया गया है। लोकेशन भी आप याद रखिएगा। इसके बाद 64 में चलते हैं। आईपीएल में 5000 रन पूरा करने वाले या कंप्लीट करने वाले तीसरे बल्लेबाज कौन बने? तीसरे, तो 5000 रन बनाने वाले तीसरे नंबर के हैं रोहित शर्मा। यहाँ इनका नाम आप देख रहे हैं। इसके बाद 65वें में पूछा गया कि इसरो ने साल 2025 में किस ग्रह पर अंतरिक्ष मिशन करने की घोषणा की है या योजना बनाई है? 2025 आगे का समय है, तो शुक्र ग्रह, वीनस पे ये इनका मिशन होगा। अलग अलग ग्रहों पे असल में वैज्ञानिक कुछ विकल्प तलाश रहे हैं, मतलब संसाधनों का विकल्प प्लस रहने का विकल्प, जीवन की संभावना। तो ये काम चल रहा है। और मून पर अपना टाइम वेस्ट करना बेकार है, मतलब इसमें ज़्यादा इफोर्ट नहीं लगाना चाहिए, लेकिन लोग लगा रहे हैं। इसके बाद 66वें को देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कुशल कोविड-19 प्रबंधन के लिए किस राज्य की प्रशंसा की है? तो ये उड़ीसा राज्य था जिसकी की प्रशंसा की गई है WHO के द्वारा। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 67 में पूछा गया है कि किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने वनडे क्रिकेट में लगातार 20वीं बार जीत दर्ज की है? तो ये ऑस्ट्रेलिया की टीम है। वहां की पुरुष टीम भी नंबर 1 रही है और ऑस्ट्रेलिया में महिला क्रिकेट टीम जो है वो भी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। इसके बाद अगले प्रश्न को देखें। किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर विश्व शिखर सम्मेलन राइज 2020 का उद्घाटन किया? मतलब ये किसके द्वारा किया गया था ये आपको बताना है। राइज 2020, इसका जो फुल फॉर्म है वो आप देख सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। इसके बाद 69वें प्रश्न में चलते हैं। विश्व आवास दिवस कब मनाया जाता है? यानी वर्ल्ड हैबिटेट डे की बात की जा रही है। तो ये इसमें कोई फिक्स डेट नहीं है, लेकिन यहाँ वीक बताया गया है। तो अक्टूबर का जो भी पहला सोमवार पड़ता है उसमें इसे मनाया जाता है। जो भी तारीख पड़े सोमवार को, पहला सोमवार होना चाहिए। इसके बाद 70वें नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। किस राज्य ने लघु सीमांत किसानों के लिए जलकल योजना को शुरू किया है? तो जलकल योजना मतलब जो कल होता है, कल का मतलब क्या? मशीनरी। तो मशीन से पानी निकालकर किसानों तक पहुंचाना, ये इसका तात्पर्य है। तो ये जलकल योजना शुरू करने वाला राज्य कौन सा है? ये आंध्र प्रदेश। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। 71वां, अहिंसा दिवस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कब मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है, गांधी जी के जन्मदिन के दिन इसको मनाया जाता है, क्योंकि अहिंसा का सबसे बड़ा पुजारी तो वही थे। इसके बाद 72वें को देखते हैं। 72वें में कहा गया कि स्विट्जरलैंड के किस टेनिस स्टार ने अपने करियर का 150वां ग्रैंड स्लैम मैच जीता है? अपने करियर में उन्होंने 150वें नंबर पर जो ग्रैंड स्लैम था उसको जीता है। तो ये है स्टेन बावरिका। यहाँ ये देखिए, स्विट्जरलैंड के रहने वाले टेनिस स्टार। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 73 में कहा गया कि इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। ठीक, तो ये गाना है, आपने सुना होगा। अब इसके गीतकार और लेखक, ये अभी हाल में इनका देहावसान हो गया है, ये कौन थे? तो अभिलाष नाम के गीतकार और लेखक थे जिन्होंने कि इस गीत को लिखा था। अच्छा गीत था और इसे अच्छे ढंग से कंपोज भी किया गया था। इसके बाद 74 में चलते हैं। 74 में आपसे पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था है एमनेस्टी इंटरनेशनल, और इसने अभी किस देश में अपना कामकाज रोक दिया है, आपको बताना है। तो इस बार एमनेस्टी इंटरनेशनल का पल्ला साफ हो गया है भारत से। भारत में इसने अपना कामकाज रोक दिया है क्योंकि गवर्नमेंट के साथ इसके मतभेद शुरू हो गए थे। हालांकि एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है वो ईमानदारी से अपना डाटा देता है। अब यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या चाहती है ये वही जानती है। इसके बाद आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 75, मानवाधिकार वाला मुद्दा बहुत संवेदनशील होता है। कभी कभी क्या होता है ना कि जो ये ऑर्गेनाइजेशन होते हैं इंटरनेशनल लेवल के, वो कुछ ऐसा डाटा दे देते हैं जो कि उस देश की सरकार को पचता नहीं है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, वहां पर सत्ताधारी होना चाहिए, क्योंकि वो उनकी नीतियों के खिलाफ हो जाता है ना, तो ऐसे में वो बैन कर देते हैं। तो भारत ने ये काम किया। इसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए बॉलीवुड के किस अभिनेता को चुना है? तो भाई बिग बी हैं ये। ठीक, बिग बी हैं, अमिताभ बच्चन। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 76, ब्रांड एम्बेसडर जिसको होना चाहिए था उसे तो चुना नहीं।
विश्व पर्यटन दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है, ये आपको बताना है। मतलब कोविड काल में जितने ज्यादा पूरे लोगों को सपोर्ट दिया, समाज सेवा की, उसी का नाम हर जगह होना चाहिए। लेकिन ये ऐसे अभिनेता हैं जो कि कमा कर बैठे हैं, लेकिन एक भी पैसा कोविड में कायदे से देने को तैयार नहीं हुए। अब देखिए, विश्व पर्यटन दिवस जो है ये किस दिन मनाया जाता है? 15 अप्रैल। 15 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पर्यटन दिवस, इसे याद रखिएगा। जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है उनसे प्रश्न बन सकते हैं। किस रेल मंत्री का 65 वर्ष की उम्र में कोरोना की वजह से देहांत हो गया? तो भाई कोरोना से बहुत लोग मरे हैं, लेकिन जो नामचीन हस्तियां हैं उनको हम लोग याद करते हैं, तो सुरेश अंगड़ी। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। किस महापुरुष की जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री जो है उन्होंने वैभव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो ये उद्घाटन किया जाएगा अभी 2 अक्टूबर आगे है, महात्मा गांधी, ठीक है, वैभव शिखर सम्मेलन। इसके बाद आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 79, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना कौन से राज्य में स्टार्ट हुई है? तो ये मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश ये काम कर रहा है। प्रश्न संख्या 80 में आपसे पूछा जा रहा है कि भारत और किस देश के बीच में प्रत्यक्ष कार्गो फेरी जो सर्विस है उसको स्टार्ट किया गया है? तो ये जो देश है ये मालदीव है। मालदीव के साथ आजकल अच्छा बन रहा है हमारा। अगले प्रश्न को देखते हैं। 81, अंत्योदय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 25 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। ये 25 दिसंबर नहीं है, 25 दिसंबर को तो सुशासन दिवस मनाया जाता है, ये है 25 सितंबर। आगे आने वाला है तो उसके आधार पे क्वेश्चन आ सकते हैं। मतलब एग्जाम की डेट के आसपास की जो डेट है उनसे हो सकता है कि इंटरनेशनल डे या नेशनल डे पूछे जाएं। इसके बाद 82 को देखते हैं। रसायन और उर्वरक मंत्रालय जो है उसने देश में कितने प्लास्टिक पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो प्लास्टिक पार्कों की अभी तक जो अप्रूवल मिला है वो 10 है, 10 प्लास्टिक पार्क का अप्रूवल मिला है। इसके बाद 83 को देखते हैं। किस राज्य ने मोक्ष कलश योजना 2020 को परमिशन दी है? तो ये राजस्थान की सरकार है, राजस्थान की राज्य सरकार है जिसने कि ये मोक्ष कलश योजना को स्टार्ट किया है। 84 में कहा गया कि किस राज्य ने देश के पहले चिकित्सा उपकरण पार्क का शिलान्यास किया है? तो ये केरल की राज्य सरकार है, सुधारवादी काम उसने किया है। 85 में कहा गया कि किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड नाम की जो टाइटल वाली पुस्तक है इसके ऑथर कौन है? तो इसके ऑथर है एक शेफ है, विकास खन्ना जी, यहाँ आप देख रहे हैं। बाकी जितने हैं वो भी शेफ ही हैं, लेकिन इसमें इनका नाम आता है। 86 में कहा गया कि किस राज्य में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी, ठीक है। ये जो नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी है ये कहाँ पर स्टैब्लिश की जाएगी आपको बताना है। तो ये राज्य है गुजरात, यहाँ पर गुजरात हो जाएगा। इसके बाद 87 में चलते हैं। वर्ल्ड अल्जाइमर डे कब मनाया जाता है? तो इसकी जो डेट है वो 21 सितंबर है, ठीक है। अल्जाइमर दिवस, ये मानसिक रोग है, दिमाग की क्षमता मतलब स्मरण शक्ति से लेकर हर प्रकार की प्रक्रिया वो धीरे धीरे कम होने लगती है। कारण क्या होता है कि जो हमारा तंत्रिका तंत्र है उसमें न्यूरॉन्स की मात्रा कम होने लगती है, और ये न्यूरॉन्स जो है ये सूचना प्रसारण का काम करते हैं। तो जब ये घटने लगते हैं तो मनुष्य जो है वो अपनी याददाश्त खोने लगता है। अल्जाइमर रोग पे एक फिल्म बन चुकी है जिसका नाम था ब्लैक। उसमें अमिताभ बच्चन जी एक अल्जाइमर पीड़ित रोगी का किरदार निभाते हैं, रानी मुखर्जी साथ में है। इसके बाद आगे चलते हैं। अगले प्रश्न को देखिएगा। किस राज्य ने घर तक फाइबर योजना का शुभारंभ किया है? तो घर तक फाइबर को शुरू करने वाला जो राज्य है वो बिहार है, ठीक। इसके बाद 89 में कहा गया कि किस कंपनी के द्वारा भारत में नए संसद भवन का निर्माण किया जा रहा है? तो ये जो प्रोजेक्ट विस्टा है उसके बारे में आपने सुना होगा, और ये कंपनी कौन सी है? टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 90, कुपोषण की समस्या को दूर करने हेतु प्रधानमंत्री द्वारा किस माह को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? मेल न्यूट्रिशन ये हर देश के लिए एक बाधा होता है विकास में, तो उसको दूर करना ये बड़ी प्राथमिकता है, और जो सितंबर 2020 है उसे इस माह के तौर पे मतलब राष्ट्रीय पोषण माह के तौर पे मनाने की घोषणा हुई। इसके बाद प्रश्न संख्या 91 में चलते हैं। 100 से ज्यादा यहाँ प्रश्न है तो आप आराम से प्रैक्टिस करिएगा। देखिए, भारत सरकार के द्वारा मिशन कर्मयोगी नाम का जो राष्ट्रीय कार्यक्रम है उसको लॉन्च किया गया है। ये किस चीज से रिलेट करता है, मतलब इसका कनेक्शन किस चीज से? तो सिविल सर्विसेज से है। मतलब जो सिविल सर्वेंट की ट्रेनिंग एकेडमी है लबासना मसूरी वाली, ये बताने की जरूरत नहीं है कहाँ पर है, आप सभी जानते हैं, स्वप्न देखते हैं उसका। तो वहां पे ये कार्यक्रम लॉन्च हुआ था, अच्छा खासा प्रोग्राम था, सिविल सेवकों के लिए लॉन्च किया गया, ठीक। मिशन कर्मयोगी, नेताओं के लिए भी ऐसा ही होना चाहिए, कर्मयोगी, कर्म वो भी करें। प्रश्न संख्या 92, जम्मू कश्मीर में कितनी भाषाओं को आधिकारिक भाषा के रूप में परमिशन मिली है? तो आधिकारिक भाषा के तौर पे 5 भाषाओं को वहां मंजूरी मिली है। ये ऐसा बाद में किया गया जब जम्मू कश्मीर को एक यूटी का दर्जा मिला है और वहां पे जो एक विशेष अधिनियम था उसे निरस्त कर दिया गया। इसके बाद आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 93, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021, इसके जो चौथे संस्करण है उसकी मेजबानी किस राज्य को सौंपी गई है? तो ये हरियाणा राज्य है, खिलाड़ियों का राज्य खुद ही है, तो इसे ये मेजबानी का काम सौंपा गया है। इसके बाद 94 में देखते हैं, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 वाली, इसको लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? इसमें काफी जटिल नियम है और उसको लेकर बहुत सारे विरोधाभास भी हैं, लेकिन अच्छी है, इसमें नवोन्मेषी विचार हैं,
तो उसको अपनाने की आवश्यकता है। सबसे पहले किस राज्य ने अपनाया? ये हिमाचल प्रदेश। ठीक, जो बड़े राज्य हैं जहां पॉपुलेशन ज़्यादा है या पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है, वहां इसे लागू करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन जहां जनसंख्या घनत्व कम है, पॉपुलेशन कम है, वहां किसी भी योजना को इंप्लीमेंट करना ज़्यादा सरल होता है। तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 95, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, ये एक पुस्तक है। अब इसके ऑथर कौन है? तो ये एक इकोनॉमी से रिलेटेड बुक है और इसके जो ऑथर हैं वो उर्जित पटेल जी। ठीक, इसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 96, 500 T20 मैच खेलने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये पोलार्ड हैं। ठीक है, T20 500 मैच खेलने वाले ये दुनिया के पहले खिलाड़ी। प्रश्न संख्या 97, चर्चा में रहा टेबल माउंटेन नेशनल पार्क किस देश में है? तो दक्षिण अफ्रीका में है टेबल माउंटेन। ठीक, अच्छा नाम है इसका। क्वेश्चन नंबर 98 को देखिएगा। इसमें देखिए, भारत के किस राज्य में दुर्लभ डिस्क फुटेज चमगादड़, ये बैट की एक नई स्पीशीज है, इसको खोजा गया है? तो ये राज्य है मेघालय, जहां पे जंगल सघन होंगे और रहने के लिए अनुकूल दशा होगी, वहीं तो पाया जाएगा। तो यूपी में चमगादड़ों को कहां से देखा जा सकता है? जहां अंधेरा रहेगा वहां मिलेंगे, तो घने जंगल में पाए जाते हैं मेघालय। इसके बाद आगे चलते हैं, ये फ्रूट बैट है। इसके बाद 99 में कहा गया कि बॉली कॉटन युद्ध अभ्यास, ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है 2021, ये 2 देशों के बीच में संपन्न हुआ है। तो कौन से 2 देश थे? अब ये ध्यान देने वाली बात है कि इसमें भारत शामिल नहीं है बॉली कॉटन में। इसमें 2 देश कौन कौन से हैं? फिलीपींस है और संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। अगले प्रश्न को देखते हैं, यानी 100 शतक हमने लगा लिया है। हाइड्रोजन गोलमेज सम्मेलन, अभी 3 गोलमेज सम्मेलन आजादी के दौर में हुए थे तो वो पर्याप्त नहीं थे, अभी एक हाइड्रोजन गोलमेज सम्मेलन है। तो इसका आयोजन किस देश में किया गया? भारत में। ठीक है, हमने गोलमेज सम्मेलन से बहुत कुछ सीखा है, तो ये भारत में आयोजित हुआ था। इसके बाद 101 पर चलते हैं। प्रश्न यही समाप्त नहीं होते हैं, चल रहे हैं। तो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 26 अप्रैल को। ठीक है, इसकी जो डेट है वो 26 अप्रैल। अगला देखते हैं, 102वें नंबर के क्वेश्चन में कहा गया कि हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में जो अमेंडमेंट, मतलब इसका जो अमेंडमेंट एक्ट है 2021 वाला, वो कब से लागू किया गया? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र मतलब जो ये नेशनल कैपिटल वाला है, मतलब कॉमनली आप इसे कहेंगे NCR अमेंडमेंट एक्ट 2021। तो इसको लागू कब से किया गया? तो लागू किया गया है इसको 27 अप्रैल 2021 को। इसमें क्या था ये आपने पढ़ा होगा अखबारों में। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। 103 में कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां पे अभी हाल फिलहाल में 6000 साल पुरानी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। 6000 साल पुरानी सभ्यता, ये पुरातत्व की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हमीरपुर है। ठीक है, हमीरपुर 6000 साल पुरानी सभ्यता के यहाँ से जो अवशेष है वो मिले। इसके बाद एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 की जो पदक तालिका है उसमें भारत की पोजीशन कौन सी है? तो कुश्ती के मामले में हम काफी वैसे भी आगे रहते हैं, 3रा स्थान था हमारा। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में किस देश ने दंतक परियोजना को शुरू किया है? मतलब दंतक परियोजना ये पहले से चल रही थी, उसके 60 साल पूरे होने पर उसकी जो डायमंड जुबली है उसको मनाया है। तो ये भूटान है। दंतक परियोजना ये नई नहीं है पहली चीज, और इसकी जो डायमंड जुबली है उसको सेलिब्रेट करने वाली जो कंट्री है वो भूटान। इसके बाद 106 में चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 106 में कहा जा रहा है कि जो NEP मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है नई वाली, उसमें शिक्षा पर GDP के कितने हिस्से के बराबर निवेश करने का लक्ष्य रखा गया है। तो जब आप महत्वाकांक्षी योजना बनाते हैं तो उसमें अच्छा खासा आपको इन्वेस्टमेंट भी तो करना होगा। पैसा नहीं लगाएंगे तो योजना चलेगी कैसे? सिर्फ ख्याली पुलाव पकाने से तो चलेगी नहीं। और वर्तमान में जैसी इकोनॉमी की कंडीशन चल रही है उसमें इन्वेस्टमेंट बहुत टेढ़ी चीज हो गई। तो 6% GDP का जो निवेश है वो इसमें किया जाएगा। 6% निवेश करना ये थोड़ा अपने आप में मुश्किल है, लेकिन किया जाएगा। इसके बाद 107 में चलते हैं। इसमें कहा गया कि अभी हाल फिलहाल में एक चक्रवाती तूफान आया था, साइक्लोन, और यहाँ लिखा है ताउते। ठीक है, तो तौकते या ताउते इसको कहा जाता था। इसका नामकरण किस देश के द्वारा किया गया? चक्रवातों के नाम इतने अच्छे अच्छे रखता कौन है? ये दुनिया के देश ही रखते हैं। तो यहां देखिएगा, म्यांमार के द्वारा इसका नामकरण किया गया। ठीक, ये एक जीव की प्रजाति है। तो आप जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये जो ताउते है ये किस जीव की प्रजाति है, उस जीव का नाम क्या है। अगले प्रश्न को देखते हैं 108। पंजाब सरकार ने किस अभिनेता या अभिनेत्री को कोविड-19 टीकाकरण के अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो बहुत काबिले तारीफ काम किया है सोनू सूद जी को। ये कोविड दौर में पूरे हीरो की तरह से काम कर रहे थे और अभी भी सक्रिय है। इसके बाद 109 में कहा गया कि कोविड-19 टीकाकरण के प्रथम चरण की शुरुआत कब हुई थी? तो ये 16 जनवरी 2021 से स्टार्ट हुआ था, लेकिन कहने के लिए स्टार्ट हुआ था। अधिकतर जगहों पे तो टीका ही नहीं था। अब जाकर ये प्रसारित हुआ है, फैला है। लेकिन जो छोटे स्थान है वहां टीके की समस्या अभी भी दिखाई दे रही है और टीका ठीक ढंग से लग नहीं रहा है। पूरा डोज जो है वो लोगों को नहीं लगाया जा रहा है। इसके बाद 110 को देखते हैं। WHO ने कोविड-19 की दूसरी लहर जो थी उसके दौरान भारत में मिले कोरोना वायरस वेरिएंट को क्या नाम दिया था? कुछ समय तक तो उसको इंडियन वेरिएंट कहा गया क्योंकि वो भारत में ही देखा गया।
लेकिन बाद में ये हुआ कि भाई इंडियन वेरिएंट का ना, ये इंडिया की बदनामी है, तो उसे डेल्टा वेरिएंट कहा गया। ठीक है, अब आ गया है डेल्टा प्लस, तो वैक्सीन जो है उनकी धज्जियां उड़ जा रही हैं। नई शिक्षा नीति के तहत किस शिक्षा कार्यक्रम को समाप्त कर दिया गया? तो एमफिल का जो प्रोग्राम था ये वैसे भी पहले से ही आउटडेटेड हो गया था, तो इसको बाहर कर दिया गया। बाकी बीएड पीएचडी वगैरह अभी भी चल रहा है, डीफिल भी चल रहा है, लेकिन एमफिल को बाहर कर दिया गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 112, ये सब समय बर्बाद करने वाले प्रोग्राम थे। आजकल हर चीज जो है वो एकदम शॉर्टकट में तुरंत करने का जमाना है, धीरे धीरे करने का सब्र किसी के पास है नहीं। तो नई शिक्षा नीति में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का भी नाम चेंज हो गया। बेचारा इतना लंबा नाम था, अभी इसको छोटा कर दिया गया है, तो छोटा होकर ये क्या बन गया है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा मंत्रालय बन गया है। ध्यान दीजिएगा इसे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 113 में चले आते हैं। इकोनॉमिक सर्वे की बात की जा रही है, आर्थिक सर्वेक्षण 2020, और इसके हिसाब से 2024-25 का जो वर्ष सत्र है उसमें $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लिए भारत को कितने डॉलर लगाने पड़ेंगे? तो $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनानी है तो $1 ट्रिलियन में ही खर्चा भी करना होगा, $1.4 ट्रिलियन। ठीक, आगे बढ़ते। प्रश्न संख्या 114, किस ई कॉमर्स कंपनी ने भारत में दुनिया का सबसे बड़ा अपना ऑफिस खोला है? तो भारत उसका बहुत अच्छा मार्केट है और ऑनलाइन शॉपिंग आजकल बढ़ती जा रही है, खासतौर पे ये जो कोविड पीरियड चल रहा है इसमें और ज्यादा। तो ये अमेजोन है। ठीक है, फ्लिपकार्ट का भी बिजनेस अच्छा है, लेकिन अमेजोन जो है इसमें ज्यादा नंबर 1। इसके बाद 115 को देखिएगा। हाल ही में अनुसंधान विषय पर, माफ कीजिएगा, अनुबंध विषय पर कानून बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ये दक्षिणी राज्य है तमिलनाडु। ठीक है, अनुबंध विषय पर कानून बनाने वाला ये भारत का पहला राज्य बन गया है। 116वें में चलते। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 का जो मूल विषय था या मेन थीम था वो क्या था? नीतिगत सुधार करना था या फिर नवाचार करना था? तो ये सब चीजें अब पिछड़ चुकी हैं। अभी आजकल है कोविड-19 योद्धा, मतलब कोविड वॉरियर। इसके बाद 117 में चलते हैं। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है? तो वित्त मंत्रालय ही जारी करता है। बजट का काम और जो इकोनॉमिक सर्वे है ये सब काम जो वित्त मंत्रालय है उसी के द्वारा देखा जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। क्वेश्चन नंबर 118 को देखिएगा। 2020 में सबसे बड़ा व्यापार भागीदार भारत के साथ कौन था? चीन था। ठीक है, और इसी वजह से चीन जो है वो भारत से झगड़ा वैसे नहीं करना चाहता है। अब यह है कि दादागिरी तो कर ही रहा है, क्योंकि भारत उसका बहुत अच्छा मार्केट है ना, तो अगर वो भारत से युद्ध करेगा तो इससे जो उसका मार्केट है वो प्रभावित हो सकता है, तो वो भी बचता है, लेकिन उसके बाद उसकी जो कब्जा करने वाली बुरी नीयत है उसके चलते वो फिर बढ़ाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 119 को देखते हैं। जनपद अयोध्या में निर्माणाधीन जो एयरपोर्ट है उसका नाम चेंज कर दिया गया है। तो अयोध्या में है तो भाई किस नाम से होगा? भगवान राम के अलावा कोई हो ही नहीं सकता। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 120 को देखते हैं। हाल ही में जो ताऊजी नाम का तूफान आया था, इसका प्रभाव कहाँ पे देखने के लिए मिला? तो ये ताऊजी नहीं है, असल में तौकते हैं। कहाँ पे ये प्रभावित करता है? ताऊजी किसके ताऊजी होंगे? अरब सागर। ठीक है, पहले ये होता था कि बंगाल की खाड़ी वाला जो एरिया है वो ज्यादा अशांत है, वहां से ज्यादा चक्रवात, तूफान और कम दबाव के क्षेत्र ये सब बनते हैं, लेकिन अब अरब सागर की तरफ से भी ये गतिविधियां शुरू हो गई हैं, तो जलवायु तेजी से बदल रही है। मौसम का पैटर्न ये असल में वैज्ञानिकों की भी समझ से बाहर हो गया है, इतनी तेजी से परिवर्तन हो रहा है। तो यहां तक हमने देखा। क्वेश्चन नंबर 121 को देखते हैं। इसमें कहा गया कि एशिया, यूरोप, ये पूछा जा रहा है कि सेरोजा नाम का जो साइक्लोन है इसका प्रभाव किस कॉन्टिनेंट में था? सेरोजा नाम का जो चक्रवात है ये किस महाद्वीप को प्रभावित करता है? तो ऑस्ट्रेलिया को प्रभावित करता है। ऑस्ट्रेलिया मतलब ये हिंद महासागर का जो दक्षिणी गोलार्ध वाला पार्ट है उसकी बात की जा रही है। इसके बाद आगे बढ़े। मई 2021 में जो यास नाम का चक्रवात आया था, खूब जमकर वर्षा भी हुई थी उससे, तो इसका नामकरण किस देश ने किया था? ओमान ने किया था। ओमान ने इसका नाम रखा था। ठीक है, हम रखते तो हिंदी वाला नाम होता। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 123 को देखिए। 2021-22 का जो वर्ष था उसमें रक्षा बजट को बढ़ाया गया, क्योंकि देश की सीमाओं को सुरक्षा करना था, मतलब सुरक्षा देनी थी। तो इसके लिए जो बजट लॉन्च किया गया वो कितना था? ये करीब 4.78 लाख करोड़ रुपए था रक्षा बजट जो था, और हर देश आजकल अपने रक्षा बजट को बढ़ाता जा रहा है। अगले प्रश्न को देखते हैं। 124 में कहा जा रहा है कि अभी हाल फिलहाल में घोषित बजट में किस केंद्र शासित प्रदेश ने केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो लद्दाख अभी नया नवेला बना है और यहाँ पे काफी ज्यादा डेवलपमेंट की जरूरत है, तो यहाँ बनेगा ये केंद्रीय विश्वविद्यालय। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। पेपरलेस या जो कागज रहित बजट है उसको पेश करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश, यहाँ पे पेपरलेस बजट पेश हुआ है। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। उत्तर प्रदेश में किस जनपद में स्वदेशी पशुओं के संरक्षण और संवर्धन के लिए गोकुल ग्राम की स्थापना की गई? तो ये गोकुल ग्राम कहाँ खोला गया है? वाराणसी में। ठीक है, यहाँ लोकेशन क्या होगी? वाराणसी होगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। भारत में सर्वाधिक गरीबी दर कहाँ पे है? बिहार राज्य में है। ठीक है, बिहार राज्य में है कि छत्तीसगढ़ में? बताइए, दोनों दिया है इसमें। तो यहाँ ज्यादातर लोगों ने बिहार को अटेम्प्ट किया है, लेकिन असल में ये छत्तीसगढ़ है, नया जो आंकड़ा है उसके हिसाब से।
जनसंख्या घनत्व की अगर बात करेगा तब बिहार राज्य होगा। इसके बाद 128 को देखते हैं। सर्वाधिक प्रेषित धन प्राप्त करने के मामले में पूरे विश्व में नंबर 1 कौन है? भारत है। ठीक है, भारत जो है ये बाहर से आने वाला जो पैसा होता है लोग कमाकर अपने गार्जियंस को भेजते हैं, उनमें नंबर 1 है। इसके बाद 129 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 129 यहाँ नहीं है, यहाँ 128 तक ही क्विज समाप्त होती है। तो ऐसे प्रैक्टिस के लिए आपको अनगिनत प्रश्न मिलते रहेंगे, यहाँ गिनकर अभ्यास करना भी नहीं है, जितना ज्यादा आप कर सके उतना करिए। ठीक, तो तब तक के लिए नमस्कार।